बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करैक्टर स्केच ऑफ मीर निहाल। मीर निहाल जो है ना, ये हमारा मेन करैक्टर है हमारे इस नावल टू लाइट इन दिल्ली का, जो कि अहमद अली ने लिखा है। मेन करैक्टर के गिर्द ही सारी की सारी कहानी घूमती है। 62 साल का एक बूढ़ा है, लेकिन वो हमारा प्रोटोगनिस्ट है। आजकल तो प्रोटोगनिस्ट होते हैं ना 20 ईयर्स और 22 ईयर्स और बड़े 16 स्वीट 16 के, लेकिन ये हमारे मीर निहाल 62 ईयर्स के हैं, अंदाजा कर लें। अब मीर निहाल दिखते कैसे हैं, अपीयरेंस इनकी देख लेते हैं। अच्छा खासा कद है, वेल बिल्ट है। अच्छा, मैं इंग्लिश को ज्यादा स्किप करूंगी क्योंकि इंग्लिश की रीडिंग को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है ना आप लोगों के लिए। चाहूंगी कि आपको जल्दी समझाती जाऊं, और अगर कहेंगे तो एक एक लाइन टू लाइन भी कर लेती हूँ, पर इससे ना जरा लेंथी हो जाता है। मुझे आपको 2 क्वेश्चंस करवाने हैं आज। टॉल है जनाब, हाइट उसकी अच्छी खासी और कद्दावर ये लोग होते थे क्योंकि इनके कद अच्छे खासे होते थे। वेल बिल्ट इट्स मीन कि अच्छा खासा उसने अपने आप को संवारा हुआ है, अच्छा खासा बनाया हुआ है, अपने कपड़े शपड़ों का बड़ा ख्याल रखता है। वेयरिंग अ वाइट मुस्लिम, ये लफ्ज मुस्लिम है। मुस्लिम कोट उसने पहना हुआ है, वो जो शेरवानी होती है ना उसको कह रहा है। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों से भी नीचे जा रही है, और एम्ब्रॉयडर्ड उस पे कढ़ाई वाली एक राउंडेड कैप है। उसने सर पे एक टोपी ली हुई है जिसपे कढ़ाई हुई हुई है। आपने देखा होगा अक्सर डिफरेंट कल्चर होता है, उनकी टोपियों पे कढ़ाइयां होती हैं। और फिर उसने उसको रैकिश एंगल में लिया हुआ है। रैकिश एंगल की तरफ अगर चले जाते हैं तो ये एक तिरछा एंगल होता है, और रैकिश को आप ये भी कह सकते हैं एक डैशिंग एंगल, जो कि देखने में खुशलिबास लगे, खूबसूरत लगे। और उसका नो बॉडी हेड है। ये जो बॉब्ड हेड है ना, बॉब्ड, बॉब्ड का मतलब है जनाब वो सर जो हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। 62 साल का बुढ़ा है तो तकरीबन सर में तो इतनी ताकत नहीं होगी ना कि सर खड़ा रहे। जैसे जैसे माइयों का नहीं वो हिलता, जैसे राशा से कहते हैं वो हाथ हिलते हैं उनके, इसका सर हिलता है। ऑटोमेटिकली भी हिलते हैं कुछ लोगों के घर, जैसे अब नमाज पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली खुद झूमना शुरू हो जाते हैं। ये शख्स जब टोपी शोपी पहन लेता तो उसका सर ऑटोमेटिकली हिलता है। कौन है ये? मीर निहाल, करेक्टर टू लाइट इन दिल्ली का बहुत अहम बंदा है। अब क्या है जनाब, उसका सफेद उसके हिज वाइट एंड वेल कॉम्ड बेयर्ड। बेयर्ड उसकी क्या है? उसकी दाढ़ी, उसकी सफेद दाढ़ी है, लेकिन उसने अच्छी खासी कॉम्ड की हुई है दाढ़ी को भी। और दरमियान में से उसने अपनी दाढ़ी के 2 हिस्से बनाए हुए। ताश के पत्तों पे आपने देखा होगा, वो एक करेक्टर है, वो कोई बना हुआ है, उसका नाम मुझे अभी नहीं आता क्योंकि मैं ताश नहीं खेलती, लेकिन उसके ऊपर उसने ऐसी दाढ़ी वाला एक मॉडल बनाया हुआ है। एंड क्या लगता है, उसके नोबल फेस के ऊपर बड़ी मजेस्टिक लुक देता है। वो मजेस्टिक करेक्टर की तरह, हमें ताश के पत्ते वाला करेक्टर जहन में ले आए उसकी तरह ये बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा होता है हमें। उसके अगर फिजिकल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तो उससे हमें पता चल गया कि वो रॉयल अपीयरेंस रखता है। रॉयल अपीयरेंस यानी बड़ी शाहाना किस्म की उसकी वजाहत है। और सोबर स्टाइल है। सोबर में अगर चले जाते हैं तो यानी कनिंग स्टाइल, होशियार चालाक है, बाबा जी हैं, फुल एक्सपीरियंस्ड बंदा है। और वेयरिंग क्लोथ्स, बड़े जो उसने कपड़े शपड़े पहने हुए हैं उसमें भी उसका बड़ा स्टाइल ठाट बाट दिखाई देता है। और नियरली 62 और 62 ईयर्स ओल्ड का है। यस, वही है, ये उसका करेक्टर वही है जो इन्होंने आपको राइटर ने बुक में बताया है। तकरीबन मिलती जुलती लाइनें ही वो लोग फिर क्रिटिक्स आपको दे देते हैं शॉर्ट नोट्स में। 62 ईयर्स ओल्ड है, 62 ईयर्स ओल्ड को अंडरलाइन करेंगे, रॉयल अपीयरेंस को अंडरलाइन करेंगे, सोबर स्टाइल को अंडरलाइन करेंगे। ये वो वर्डिंग होती है जो आपने अपने एक सफे के ऊपर लिखनी है और इसको समझना है। और आउटवर्ड्स जो उसकी अपीयरेंस है उससे लगता है कि मुस्लिम्स ग्रैंड्योर की पिक्चर है, मुसलमानों की अजमत की एक तस्वीर है ये बंदा। इसका रहन सहन मुसलमानों की अजमत को शो कर रहा है। और जो उनकी पास्ट में थी, यानी अब नहीं है, विच दे हैड इन द पास्ट, उनके माजी में कभी हुआ करती थी। अहमद अली हमारे राइटर है हमारे नावल के, उन्होंने दिखाया है कि वो एक नोबल, शरीफ, अच्छा बंदा है। सो इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है उसके बारे में कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रॉयल मुस्लिम क्लास। अंडरलाइन कर लें इसको। मीर निहाल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रॉयल मुस्लिम क्लास। अमीर मुस्लिम जो तबका था ना, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है ये बंदा। और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस, जो उसके जो जिस्मानी खदो खाल है, उससे पता लग जाता है वही शान शौकत जैसे कि मुसलमानों में हुआ करती थी उनके माजी में। लेकिन इनवर्डली, अंदरूनी तौर पे वो क्या थे? he wasn't able to comprehend the actual scenario। अब वो इस काबिल नहीं था कि वो समझ सकता दर हकीकत मंजरनामा क्या चल रहा है। मंजरनामा ये चल रहा था कि जनाब बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, तो नई नस्ल आई है, जवान हो गई है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है, थोड़ी बदजुबान है। अब ये भी कह सकते हैं कि मुंह फट है।
और अपने बात मनवाने की कायल है ये जो नई नस्ल है। लेकिन हमारे बाबे बूढ़े और ये कहते थे कि भाई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तो वो कंप्रीहेंड करने के एक्चुअल सिनेरियो को एबल नहीं होते। अब यही हमारा मिस्टर निहाल था, ये भी असली हालात को समझने के काबिल नहीं था। ऐसा लगता है that अहमद अली made this character before writing this novel। अहमद अली ने ये कैरेक्टर पहले ही बना लिया था, इससे पहले कि ये वो नावल लिखता है। यानी मिलता जो था अहमद अली उस जमाने के बुढ़ों से मिलता था, उसके दिमाग में एक अपीयरेंस इस बंदे की बहुत पहले से मौजूद थी, इवन बिफोर राइटिंग द नावल। अब यहाँ पर हम फर्दर आगे चलते हैं, जो हमें स्कूप दिखाई देता है उसके आगे चलते हैं हमें वो जाविया दिखाता है फॉर एनी फंडामेंटल चेंज। इसमें किसी किस्म की बुनियादी तब्दीलियां नहीं थी, मजीद तब्दीलियां किए बगैर उसने ये बंदा हमारे सामने पेश कर दिया। अब पैसिव करेक्टर, सुस्त बंदा है, गैर फ़ुआल बंदा है। अमीर लोग वैसे भी तो सुस्त होते हैं, कहते हैं भाई नौकर पानी का गिलास भी ले आए, नौकर वाले जूते भी रख ले। ये वो करेक्टर है, क्योंकि दौलतमंद था तो पैसिव भी था। अब इस करेक्टर की अगर हम फितरत को देखते हैं तो टोटली पैसिव है, बहुत सुस्त बंदा है, और इसकी इंटरेस्ट जो जिंदगी में थी वो सिर्फ इसके पिजन्स में थी, अंडरलाइन करें। उसकी मिस्ट्रेस बब्बन जान में थी, अंडरलाइन करें। और पैसिविटी, पैसिविटी ये जो गैर फ़ुआलपन था, लाइज इन हिज अनरिसेप्टिव माइंड। अनरिसेप्टिव माइंड की तरफ चले जाएंगे तो नाकाबिले कबूल दिमाग, वो दिमाग जो अकड़ू दिमाग था, रिसीव से निकला है ना रिसेप्टिव, कि वो वसूल नहीं करना चाहता था कोई भी अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग इन सराउंडिंग। वो तब्दीलियां जो इसके इर्द गिर्द गिर्दोनवाह में हो रही थी उनको समझने का, उनको कबूल करने वाला दिमाग नहीं था, यानी अकड़ू दिमाग था। वो महसूस करता था, पास्ट टेंस आ गया, फेल्ट, और रिमेन्ड रहता था इमोर्टल। वो महसूस करता था कि दैट ही रिमेन्ड इमोर्टल, जनाब वो हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा वो है, कभी नहीं मरेगा। मैम और ये वाली मुस्लिम लाइन ऑल्सो थॉट, दोबारा समझा दे। जी जी, द पैसिवली लाइज, या पैसिविटी, सुस्ती, ये वाली पैसिविटी, लाइन दोबारा समझा गैर दे। फ़ुआली देखें। द पैसिविटी लाइज, सुस्ती मौजूद थी यानी पड़ी हुई थी, इन हिज अनरिसेप्टिव माइंड, उसके गैर फ़ुआल गैर काबिल ना काबिल कबूल दिमाग के अंदर, इन अंडरस्टैंडिंग समझने में, द चेंज तब्दीली को, इन सराउंडिंग्स जो उसके गिरदनवाह में हो रही थी उन तब्दीलियों को समझने के काबिल नहीं था उस बंदे का दिमाग। खरू था ना, हमारे बुढ़े बाबे नहीं हिलते थे, उनको जो मर्जी कहते थे वो कहते थे, जो हमने कह दिया वो कह दिया, हम नहीं मानने वाले इस बात को। हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था, ये बाबा जी वैसे थे हमारे। अब फिर वो महसूस करता था, ही रिमेन्ड इमोर्टल, कि मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा, इमोर्टल लाफानी हूं मैं, जैसे कि मुसलमान सोचा करते थे इन पास्ट, दैट देयर डिग्निटी रिमेन्ड फॉरएवर। अंडरलाइन करें इस लाइन को, मुसलमानों का ये नुमाइंदा है, ये मुसलमानों को बता रहा है, या वो नहीं करना चाहते चेंज को एक्सेप्ट। यस, वो चाहते हैं कि ऐसी ही जिंदगी चलती रहे जैसी हमारी पिछली चलती आई है, लेकिन चेंज आता है, हर 20 साल बाद तब्दीली आती है, नई नस्ल तब्दीली लेकर आती है। और मुसलमान भी यही सोचा करते थे माजी के अंदर, लेकिन कॉलोनियल फोर्सेस को अंडरलाइन करें, केम इन द सब कॉन्टिनेंट। ये जुमले आपके काम के, जो अंडरलाइन जुमले कह रही हूँ ना, प्लीज इनको अंडरलाइन कर ले, और बाद में जब इनको नोट करें तो इनको कॉपी के ऊपर जरूर लिखिएगा, दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। कर्नूलियन फोर्सेस जो आ गई थी कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर के अंदर, तो उन्होंने तब्दील कर दिया था इंटायर एटमॉस्फेयर, सारे के सारे माहौल को। अब मैटर, ये जो मामला असगर की शादी का ले लेते हैं, मोस्ट क्रूशियल मोमेंट, असगर की शादी को अंडरलाइन करे, और बड़ा अहम लम्हा था वो किसकी जिंदगी में, मीर निहाल की जिंदगी में। ही शोड हिज रिफ्यूजल, उसने कहा ओए मैं नहीं मानता, मैंने नहीं करनी असगर की शादी वहां जहां असगर चाहता है, हमारी जात पात की लड़की नहीं है। होल फैमिली टर्न्ड अगेंस्ट his decision, सारी फैमिली उस बाबा जी के खिलाफ हो गई। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द चेंज, यही थी तब्दीली की इब्तिदा, क्योंकि औरतों ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगी बल्कीस के घर में और हम जाके जो है ना आगे बात बढ़ा देंगी। आदमियों को तो बाद में मानना पड़ता है, पहले तो औरतों का काम है जाके रिश्ते लेके जाए, लड़की तो देख के आए असगर ने पसंद किसको किया है। और असगर ऐसा दिल फेंक था, ड्रामे में 3-4 दफा तो वो इश्क ही कर बैठता है। ये आप जनाब कोटेशन देखेंगे, आई हैड नेवर अप्रूव्ड ऑफ अस्कर्स मैरिज ऑफ टू मिर्जा शहबाज डॉटर, मिर्जा शहबाज की बेटी थी वो। मिस्टर मीर निहाल सेड एंग्रली, गुस्से से उसने कहा, एंड आई डू नॉट अप्रूव ऑफ अस्कर्स फ्रेंडशिप विद बंधु, और बंधु की वो बहन थी तो कहता बंधु के साथ मुझे उसकी दोस्ती पसंद ही नहीं है। व्हाई डोंट यू स्टॉप हिम, बेगम को डांट रहा है, बेगम
क्यों उसके पास जाता है, उसके दोस्त से मिलता है, उसके फिर बहन का दीवाना बन बैठा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो निचली जात का, ये ऊंची जात का है, और गरीब अमीर का फर्क भी आ गया। लेकिन मीर नहाल इस काबिल नहीं था कि वो तब्दीली को रोक सकता, रोक सको तो रोक लो। ये वो तब्दीली है जो मीर निहाल की जिंदगी में आई हुई थी, और मीर निहाल इस काबिल नहीं था कि वो इसे रोक सकता। टाइम जो है वो आ गया, और जो वुमेन्स थी फैमिली की, उन्होंने अपने आप ही फैसला ले लिया कि हम ही कदम उठाएंगे। द बेस्ट थिंग, ये जो बेगम जमाल है ना, ये एक किस्म की लगा ले फफे कुटनी है। ये जिठानी है ना, और मीर निहाल की, इसका शौहर वफात पा चुका है। इसके हस्बैंड जो थे ना, मीर निहाल के भैया थे, वो वफात पा चुके हैं। तो मीर निहाल ने अपनी भावज को अपने पास ही रखा हुआ है। तो भावज जाके ना मीर निहाल की बेगम को कहती है, द बेस्ट थिंग्स टू डू इज टू सेटल द थिंग्स क्वाइटली, ब्रदर इन लॉ विल कम अराउंड द एंड। कहती है बेहतर तो यही है बहना, हम मामलात को अपने हाथ में रखते हैं, भाईजान आएंगे आखिर में, तो फिर हम उन्हें बता देंगे सारा कुछ। इफ यू वेट फॉर हिज कंसेंट, अगर तुम उसकी मशवरे का इंतजार करोगे, नथिंग विल एवर कम ऑफ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बेटा बागी हो जाएगा, बाग ने मानना कोई नहीं है, बाप मानेगा नहीं, बेटा बागी हो जाएगा तो परेशान तुम ही रहोगी। अब भावज यानी आपस में दिरानी जेठानी एक दूसरे से बात करती है। बेगम निहाल सेम टू एग्री विथ हर सिस्टर इन लॉ। अब वो भी अपनी इस जेठानी से राजी हो जाती है। द होल स्पीच फ्रॉम बिगेन, सारी की सारी जो बात थी वो शुरू की मिस्टर जी हमारी मिसेस बेगम जमाल ने। अब इनके नामों का हमें नहीं पता, ये इनके हस्बैंड्स के नाम है। ये नोट रखिएगा कि उस जमाने में बेगम का नाम लेना भी पसंद नहीं किया जाता था, तो शोहरों के नाम पर ही बात चलती थी। हैज शोड द चेंज टू डू समथिंग अगेंस्ट मिस्टर मीनहाल, इस औरत ने इब्तिदा कर दी कि अब तब्दीली होगी, और इसने इस तब्दीली की, जिसे कहते हैं ना, बुनियाद रख दी अगेंस्ट मीर निहाल के खिलाफ। अब ये जो विमेन दोनों औरतें थी, या इंडिया की औरतें लगा लें, हैज अ सबॉर्डिनेट पोजीशन, हम जानते हैं उनको मातहत जाविया, मातहत हैसियत दी जाती है, उनके ऊपर उनके हस्बैंड हावी होते हैं, और सर्टेन मैटर्स के अंदर जैसे कि शादी लगा लें और दूसरे लगा लें, उन्हें हस्बैंड्स की इजाजत लेना पड़ती है रिश्ते विश्ते देने के लिए कुछ। बाकी तो हांडी सालन तो वो हमसायों को भिजवा देती थी ना, लेकिन अब रिश्तों के मामले में तो वो एक मातहत हैसियत रखती थी। दे रेबेल, उन्होंने बगावत कर दी अगेंस्ट द अथॉरिटी। मैम क्या मतलब इस बात का, समझ नहीं है मुझे इस ये बात बात। का मतलब यह है कि आज भी आपके घर में अगर रिश्ते की बात होगी, तो आपके अब्बा जब तक राजी नहीं होंगे, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वहां पर हमारी हैसियत मातहत की है। मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चों का रिश्ता नहीं कर पाऊंगी, मेरे हस्बैंड अपनी मर्जी से बच्चों का रिश्ता करना चाहे तो वो कर पाएंगे। समझी आप? हमारी हैसियत ये है कि जब तक हमारे अब्बा, हमारे मर्द हजरात हामी नहीं भरेंगे, रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दे रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी। इन दो औरतों ने भी तब्दीली अपनाई, और मीर निहाल के खिलाफ हल्ला, वो क्या होता है, हल्ला बोल दिया, हल्ला होता है ना, हवा बोल दिया, कुछ ऐसी बात कर दी। यहाँ भी दो तब्दीलियां बताई उसने आपको। एक तब्दीली बताई उसने बेटे के किरदार में, एक तब्दीली बताई उसने बेगम और भावज के किरदार में। No woman does. No women. They don't have any authority at all. You know, this is this real situation of the Asian country. एशिया में नहीं मिलती हमारी खवातीन को इतनी अथॉरिटी के जनाब आप जाएं और सारे काम अपने हाथ से कर लें। हम वो कहती हैं कि भाई वो औरत दी अकल ते गुत पीछे होंगी, तो फिर जनाब इनको इतनी देने का फायदा क्या? ठीक हो गया। ये आपको दो तब्दीलियां नजर आई, बेटा भी बागी, बेगम ने भी, बेगम को बागी करने वाली उसकी जेठानी या देवरानी जो भी उसका रिश्ता था। स्नेक का एपिसोड आ जाता है, यहाँ भी हमें मीर निहार के किरदार में नजर आती है बहादुरी। स्ट्रॉन्ग बुढ़ा था लेकिन इतना पावरफुल था, या एब्सोल्युटली राइट। मीर निहाल ने क्या किया, मैनेज कर लिया कि वो, अब मीर निहाल, अब जिस एक एपिसोड है यहाँ पर, स्नेक एपिसोड है, कैट एपिसोड है, बबन जान का एपिसोड है। चैप्टर्स होते हैं ना इसकी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं, ये वो चैप्टर्स चल रहे हैं यहाँ पर। मीर निहाल जनाब जो था वो इस काबिल हो गया था कि पकड़ ले, और मजबूती से पकड़ ले एक स्नेक की पूंछ पूंछ को, क्योंकि स्नेक उसके कबूतरों के डरबे में घुस गया था, और फिर उसने खींचा उसको बाहर की तरफ, जैसे वो चूहा खींचता आया, और वो इसी तरह से इसने खींचा सांप को, और वो जो सारी उसकी कुव्वत थी उसके साथ उसने झटका दिया अपने हाथ को पीछे की तरफ, और जल्दी ही लम्हे के अंदर स्नेक को उसने खींच लिया। स्नेक इज सीन फ्लाइंग, ऐसा लग रहा था स्नेक हवा में उड़ता जा रहा है। अपने दिमाग में एक सीन बनाए, और अगले ही मूवमेंट हमने देखा मीर निहार ने मारा उसको जमीन के ऊपर,
एंड लीव्स इट, और उसे छोड़ दिया। यानी पहले उसने उसे पुल किया आउट, ये भी पूरा नावल का सीन है, और उसके बाद उसने उसे हवा में लहराया जैसे वो धोबी पटका मारते हैं ना, और फिर उसने धड़ाम से उसे जब जमीन पे दे मारा। ओ माय गॉड, व्हाई यू कांट लिसन मी डियर? दोनों को नहीं आ रही क्या? अच्छा, मैं ये पैराग्राफ पूरा कर लूं। इसके बाद उसने क्या किया जनाब, उसको हवा में खींचा। हवा में खींचा उसने उसे, और उसने उसे जमीन पे जोर से दे मारा, और इट लाइज देयर ट्राइंग टू मूव। अब वो वहां पड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है हिलने की, लेकिन वो तकरीबन आधा जो था ना स्नेक, फ्रंट हाफ ऑफ द स्नेक, आधा स्नेक का जो अगला हिस्सा था, वो कर्लिंग कर गया एंड ट्विस्टिंग कर गया, मुड़ गया, गोलमोल हो गया, और उसका जो पिछला हिस्सा था ना, वो भी ऐसे ऐसे मुड़ना शुरू हो गया, जैसे वो उस पे पानी डालो ना, किस पे, वो जो छोटा सा एनिमल होता है, केचुआ, तो वो मुड़ने लग जाता है और कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि स्नेक ऐसे चलता है ना। अब स्नेक यहीं पड़ी वो गोल रिलिंग हो गया है और कर्लिंग हो गया है। अब उसकी स्पाइन ही टूट गई थी, उसकी तो रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई थी, तो फिर टेकिंग द स्टिक्स ही कॉस्ट द हुड। अब उसने पकड़ी एक छड़ी, हुड होता है उसका सर, और उसके सर को कुचल डाला, सांप के सर को। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। यहाँ पर आपको मीर नहार की सिंबोलिज्म में पावर शो हो रही है, इंडियन बंदे की ताकत पता लग रही है, वो उसकी बहादुरी पता लग रही है। अब रिंगलिंग एंड मूविंग पेनफुली फॉर अ व्हाइल, हल्का सा वो ऐसे सुकड़ा और मूविंग है उसने की सांप ने, लेकिन उसके बाद बेहस हरकत पड़ा रहा और मर गया। अब इस एपिसोड में आपको दिखाया गया कि जो उसकी एबिलिटी थी ना, कि वो जैसे डील कर रहा था खतरों के साथ, जो कि वाहिर सिंह आए हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त एबिलिटी थी। 62 साल का बुढ़ा, लेकिन फिर भी ताकतवर, फिर भी बहादुर, निडर, आने वाले खतरे को भांप के उसने उस खतरे का मुकाबला किया, छुप के नहीं बैठा। इससे पता चलता है कि एंगर ऑन दिस लिटिल इन्वेजन, इस छोटे से मुदाखलत पर, मुदाखलत है, साजिश नहीं है। या मैनली पावर, दैट्स गुड, MAN, मैनली पावर। जी, इन्विजन, इस मुदाखलत के ऊपर मिस्टर मीर निहाल ने अपनी सारी पावर दिखा ली, लेकिन जो ही उसके अपने बेटे ने ये सारी बगावत का रवैया अपनाया, he was not able to prove strong। अब यहाँ पर रिश्तों के आगे वो इतना मजबूत साबित नहीं हुआ, रेजिस्टेंस करता, कि मजाहमत करे, बिकॉज एवरीथिंग वर्कड अगेंस्ट हिम, क्योंकि सारे के सारे उसके खिलाफ होके बैठ गए थे। सबने कहा बाबा जी के तो खिलाफ हो जाओ जनाब। आज इनके पार्ट 2 में फिर हम इसको करते हैं।